अब राजीव, अगर मैं चुनाव से 9 दिन पहले ये पूछ रही हूं कि आखिर महायुति और महाविकास अघाड़ी में से कौन कहां खड़ा नजर आ रहा है, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के अनुमान और सर्वेज जो लोकसभा चुनाव में फेल हुए, फिर हरियाणा विधानसभा में फेल हुए और महाराष्ट्र में जिस तरह की अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, कहां जाती नजर आ रही है? क्या अब इंतजार 23 नवंबर का करना होगा, जिसके बाद भी खेला होने के चांसेस लगातार बने हुए हैं? राजीव, देखिए पूजा, अभी तक की जो स्थिति है, हालांकि ज्यादातर बातें विनोद ने बताई दी हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेके जिस किसने भी अनुमान लगाया वो भी पूर्णतः गलत साबित होगा, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जो हालात हैं यहाँ चुनाव के, जो 2019 तक चुनाव होता था, एक रेखा खींची होती थी कि इस तरफ ये लोग हैं, इस तरफ ये दो पक्ष है और दो जगह लड़ाई है, कई जगहों पर निर्दलीय मजबूत थे, छोटी पार्टियां मजबूत थी। लेकिन इस चुनाव में मैं इतने दिनों से पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, आप किसी भी सीट पर जाके ये पता नहीं कर सकते कि लड़ाई किसके किसके बीच में है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैं जालना में हूँ, मनोज जरांगे पाटिल जो आंदोलन था, जो पुलिस बल प्रयोग हुआ था मराठा आरक्षण आंदोलन पर, वो जालना में ही हुआ था। और ये जो इलाका है, यहाँ से रेल राज्य मंत्री दानवे सांसद थे जो 2014 में हार गए, 24 में चुनाव हार गए। अब जैसे यहीं की सीट की बात मैं आपको बता दूं, कल रात यहाँ शरद पवार अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आए थे, महाविकास अघाड़ी के लिए, और दूसरी तरफ से आज यहाँ मुख्यमंत्री शिंदे आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिंदे के उम्मीदवार हैं जो पिछली बार शिवसेना की तरफ से लड़े थे और हार गए थे। इस बार शिंदे गुट की शिवसेना से उन्हें टिकट मिला है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं। आमतौर पर बाहर से देखने पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के कैंडिडेट में टक्कर होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को यहाँ पर यहीं के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर के तौर पर उतारा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और नेता और समर्थक भी, मैं जिससे आज सुबह चाय पर इधर उधर में चर्चा कर रहा था, तो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर वो तीसरे कैंडिडेट को मान रहे हैं और एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट अलग है। दरअसल 288 सीटों पर ये कहीं भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और महायुति चुनाव नहीं लड़ रही है। ये चुनाव 6 पार्टियां अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं। कहने के लिए एक एक गठबंधन में 3-3 पार्टियां हैं, लेकिन कोशिश हर पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की है और कोशिश अपनी पार्टी को ज़्यादा बड़ा करने की है। और जो भी मजबूत इलाका रहा है, वहाँ गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, उस पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। बीजेपी की सीटों पर अजीत पवार ने खड़े किए हैं, बीजेपी के मजबूत सीटों पर शिंदे ने भी खड़े किए हैं, शिंदे के उम्मीदवारों की सीट पर अजीत पवार ने भी खड़े किए हैं। ऐसे ही महाविकास अघाड़ी में और महायुति में। तो आप बीड, इसके बगल का जिला बीड है जालना का, आपने कल वहाँ पंकजा मुंडे का बयान सुना ही होगा एक सीट के बारे में। उन्होंने कहा ये तो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन मैं भाजपा की हूँ तो मैं भाजपा कैंडिडेट का प्रचार करूंगी, अजीत पवार के कैंडिडेट से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये बताइए, इस स्थिति में कोई अनुमान लगाए तो क्या लगाए, जबकि हर तीसरी सीट पर दूसरी पार्टी ने, अपनी ही समर्थन वाली पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट यहाँ पर है और बीजेपी के लोग दूसरे कैंडिडेट के साथ लगे हुए हैं। ये स्थिति कमोबेश ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल रही है। राजीव, अब जब इस तरह की स्थिति होती है, जब गठबंधन 2 है लेकिन पार्टियां आमने सामने भी है, साथ भी हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी, लगभग हर सीट पर जिसमें आप बता रहे हैं, प्लस बगावत जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं वो भी अलग है, उनका भी जो समीकरण है वो 70 से ज्यादा सीटों पर दिख रहा है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में जनता का क्या रुख रहता है? क्योंकि इस तरह की स्थिति शायद ही किसी राज्य में सामने आई हो, लेकिन आपके अनुभव के तौर पर मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे में स्थिति, नतीजे कहां, किस ओर जाते नजर आते हैं? देखिए, इसमें मोटे तौर पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को अलग अलग बांट के देखें, विदर्भ को अलग देखें, मराठवाड़ा को अलग देखें, मुंबई की 36 सीटों को अलग देखें, पश्चिमी महाराष्ट्र को अलग देखें, तो अगर क्षेत्रवार के तौर पर देखें तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टियों का प्रभुत्व है। शहरी इलाकों में बीजेपी का ज़्यादा है, विदर्भ में कांग्रेस का ज़्यादा है, पुणे और आसपास के इलाकों में वेस्ट में शरद पवार की पार्टी का और कांग्रेस का ठीक है, मुंबई में और शहरी इलाकों में बीजेपी ठीक है, और जो
शरद पवार के साथ वाले पुराने नेता जो खुद जन आधार वाले हैं, जैसे छगन भुजबल है, नवाब मलिक है, इस तरह के जो नेता है उनका अपना विधानसभा क्षेत्र में अपना एक करिश्मा है। तो उस मामले में अजीत पवार के पास कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अलग अलग स्थिति है। और मेरे देखने में मैं आपको ये भी बता दूं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा या कोई संविधान का मसला बहुत चल रहा हो, जातिगत जनगणना, मैंने कल भी कहा था, जिस तबके के लोगों को संविधान प्रभावित करता है उनके बीच एक चर्चा है। मगर इस चुनाव में महायुति की करारी हार लोकसभा में होने के बाद इस विधानसभा चुनाव में अगर महायुति को किसी एक चीज ने लड़ाई में ला खड़ा किया है तो उसका नाम लाड़की बहना योजना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब जो फाइट है वो इक्वल ही यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन रिबेलियंस यहाँ पर इतने हैं और दूसरी तरफ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका जो समीकरण है वो इस बार खेल कितना बिगाड़ता नजर आ रहा है राजीव? पूजा, मैंने आग्रह किया था कि मुझे दूर जाना है, थोड़ा जल्दी निकला है, आपने सवालों की जड़ी लगा दी मुझसे। इसीलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपका वक्त हमें मिले और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाए। ये जो छोटे मैंने आपको बताया, ये ज्यादातर आप देखिएगा 288 सीटों में 100 सीटें तो कम से कम ऐसी रहेंगी जो नेताओं पर ज्यादा, कैंडिडेट्स पर ज्यादा निर्भर करेंगी, पार्टियों से ज्यादा। और पैसा तो आप मतलब यहाँ के लोग जब पैसे की चर्चा करते हैं तो आप सोच नहीं सकती कि महाराष्ट्र के चुनाव में इस वक्त पैसे का कितना बोलबाला और कितना खर्चा है। एकनाथ शिंदे जो है वो बार बार बोलते हैं ना, देना बैंक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता निकले जिसकी जितनी इनकमिंग है उतनी ही आउटगोइंग है। तो लोग ये कहते हैं कि वो देना बैंक है, वो लेना बैंक नहीं है। एकनाथ शिंदे जितनी शिद्दत के साथ और जितनी ताकत और संसाधनों के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसे जैसे वो पूरी तैयारी में है। और उनकी जो मेहनत का तरीका है, उनका जो अपने लोगों से मिलने का तरीका है, जो उनका आम जनता से मिलने का तरीका है, और जिस तरह के मृदुभाषी और जिस तरह की एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री एक रेपुटेशन अर्जित की है, महाराष्ट्र में बहुत कम मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने इस तरह से जनोन्मुखी अपनी इमेज बनाई है और अपने विधायकों, अपने नेताओं के बीच में। तो एकनाथ शिंदे को पता है कि सबसे कम चांस अगर अगला मुख्यमंत्री बनने का है तो वो एकनाथ शिंदे का है। लेकिन इस मौके को वो इतने जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं। ये भी एक देखने वाली बात है कि मैं जाता हूँ तो देखता रहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है, वो बचपन में, छुटपन में, आपको पता है, हम लोग भी, आप भी छोटी रही होंगी, हम भी छोटे रहे, दर्शक भी, तो जब हम लूडो या कोई गेम ऐसा खेलते थे जिसमें 4 लोग खेलते थे, तो जो थोड़ा बदमाश या थोड़ा तेज टाइप का या थोड़ा चालाक टाइप का लड़का था, अगर वो हारने लगता था तो सारी गोटियों को मिटा देता था और बोलता था फिर से होगा। तो शिंदे को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी उस लूडो के खेल को खत्म कर देगी और इस चुनाव के नतीजों के बाद कहेगी मिटाओ फिर से होगा, यानी पीछे जो हुआ सो हुआ। तो एकनाथ शिंदे अपनी पूरी ताकत उसमें लगा के रखे हैं और ये चुनाव गठबंधन नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव 6 पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए, अपनी ताकत के लिए अलग अलग लड़ रही हैं। बिल्कुल, तो 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। तो